साथियों नमस्कार। साथियों, हम लगातार बात कर रहे थे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के चांसेस हैं। या तो वो बांग्लादेश के साथ कोई झड़प होगी, उसके एवज में लगेगा, और बाद में हमने चर्चा करी थी कि ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने पड़ जाएं। तो उसका एक रास्ता खुलता दिख रहा है, जिसकी चर्चा इस समय कई लोग कर रहे हैं। तो हमने भी इस पर चर्चा करना मुनासिब समझा। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और अब तक का ऐतिहासिक फैसला है। आप जानकर हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के तहत 58 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। ऐसे लोग या तो जो फर्जी तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, या जो मर चुके हैं, या बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए हैं। तो 58 लाख तो क्लियर थे। अब 1,26,00,000 लोग या वोटर्स ऐसे थे जिनका क्लियर नहीं था। किसी के स्पेलिंग में गड़बड़ है, किसी के पिता का नाम क्लियर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कमी छूट रही थी उसमें। तो चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा और कहा कि भाई आइए और प्रूफ करिए कि आप वोटर हैं। अब ये पूरा काम खत्म होना था 28 फरवरी से पहले, और 28 फरवरी को आखिरी ड्राफ्ट आना था चुनाव आयोग का कि भाई देखो ये फाइनल लिस्ट है, इतने लोग वोटिंग दे सकते हैं। अगर 28 फरवरी तक ऐसा आ जाता है तो फिर मार्च में चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि भाई बंगाल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब वो मार्च अप्रैल में कभी हो जाएंगे, और 7 मई को ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब एक बात सोचिए कि एसआईआर की प्रक्रिया अगर 28 फरवरी तक पूरी नहीं हुई तो ये आगे बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उतनी चुनाव की अधिसूचना आगे बढ़ेगी। जितना वो आगे बढ़ेगा, यानी चुनाव आयोग का ये ऐलान कि चुनाव कराने जा रहे हैं, उतना ही चुनाव की डेट आगे बढ़ेगी। और अगर ममता बनर्जी के कार्यकाल के बाद चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति शासन में होगा। आप पूरी कहानी समझ गए। अब इसमें ममता बनर्जी के कार्यकर्ता, ममता बनर्जी की सरकार के नेता और ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन एसआईआर को ठीक से होने नहीं दे रहा था। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में ये इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो कहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं जानते हैं? कैंटोनमेंट में, आर्मी के एरिया में बैठ करके। क्योंकि बाकी जगहों पर उन्हें ना भरोसा है और ना ही ममता बनर्जी उनको जगह आवंटित कर रही हैं कि इस ऑफिस में बैठ के काम कर लो। ये हाल बना के रखा हुआ है। तो हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी काम तो कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर के बिना इलेक्शन होगा नहीं, और ममता बनर्जी एसआईआर को जितना लंबा खींचेंगी चुनाव उतना लंबा खींचेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी भरोसा नहीं है कि एसआईआर वहाँ पर हो रही होगी तो किस तरह से निष्पक्ष हो रही होगी, या कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके लिहाज से। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 150 जजेस को नियुक्त कर रहे हैं, जो या तो रिटायर्ड जजेस हैं या अभी काम कर रहे हैं ऐसे जजेस हैं, और अब ये इनकी निगरानी में एसआईआर होगी जो बची रह गई है 1,26,00,000 मतदाताओं की। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को अपने जजेस नियुक्त करने पड़ रहे हैं एसआईआर कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जब ये जज जाएंगे तभी फाइनल और स्पष्ट चीज़ निकल के आएगी, और ये भी जज वो होंगे जो जिनकी इमेज अच्छी है, ऐसा नहीं कि लेफ्टिस्ट हो। अब एक चीज़ पर और गौर करिए, 28 फरवरी आने में भी 4-5 दिन रह गए। 28 फरवरी को तो ड्राफ्ट आना है। तो क्या आपको लगता है कि इतने कम ड्यूरेशन में 1,26,00,000 का वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा इन जजेस की निगरानी में? अब या तो ये कि ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटी करके 28 तारीख को अधिसूचना ड्राफ्ट दे दे, तो बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में पूरे चांस है कि मामला आगे बढ़ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दिया हो ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद कहा था, और उससे पहले भी कहा था, कि इस बार जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और जुडिशियल रिफॉर्म्स आने वाले हैं। मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी अगले कार्यकाल में 24 से 29 वाले में, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक व्यवस्थाएं बहुत अड़ंगे अड़ाती हैं देश को किसी बेहतर निर्णय तक पहुंचने में। कोई जज कुछ कहते हैं, कोई जज कुछ कहते हैं, कोई जज कुछ कहते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं, जो सूर्यकांत जी, जो बिल्कुल राष्ट्रवादी टाइप के हैं और
बिल्कुल वो कर रहे हैं जो करना चाहिए। अब ये तो 1 साल तक रहेंगे, इनके बाद भी हमें इस तरह से ही चलना है, तो या तो ये कुछ चेंजेस करके जाएं और या फिर अन्य जज भी ऐसे हैं, तो वो बात की बात है। हालांकि इन्होंने कह रखा है कि जितने भी एडवोकेट हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल टाइप के, जो पूरी एडवोकेट की लॉबी बना के रखते हैं और पूरी सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक सा करके रखते हैं कि जब मन में आया तब खुलवा ली, जब मन में आया जिसका केस ओपन करवा दिया, बोले ये सब नहीं चलेगा, जैसे होता है काम वैसे होगा, जिसका जो नंबर है उसी हिसाब से। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। अब ममता बनर्जी इस ही चीज़ को मुद्दा बना रही हैं अपने वेस्ट बंगाल में कि देखिए मैं तुम लोगों के लिए लड़ रही हूँ, ये लोग SIR के माध्यम से तुम्हारा नाम काट रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से लड़ रही हूँ, इलेक्शन कमीशन से लड़ रही हूँ, और इन्होंने ये काले रंग का लिबास पहन करके अपना केस खुद लड़ूंगी, क्योंकि इन पर डिग्री थी, अपना केस मैं खुद लड़ूंगी, इस तरह से इन्होंने बंगाल के सामने इमेज बना दी है कि सबके लिए मैं लड़ रही हूँ। इनके शब्दों में सबका मतलब है फर्जी वोटर्स। अब ये लड़ तो रही है, लेकिन इन्होंने अपने साथ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील भी नियुक्त कर रखे हैं। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ममता दी एक बात बताइए कि आप ये काला लिबास पहन करके आ गई हैं, अपना केस खुद लड़ रही हैं, लेकिन आपके तो ऑलरेडी वकील हैं जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, आपकी पूरी टीम है जो लड़ रही है, फिर आप क्यों आई हैं? तो ममता बनर्जी ने अपना तर्क दिया। ममता बनर्जी इसलिए आई थी ताकि तस्वीर खिंचा करके बंगाल की दीवारों पर लगवा सकें, और ये कर रही हैं। राजनीति देखिए आप। इस पर मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये बताइए कि जो बंगाल में रहने वाले हैं, मैंने कहा एक बात बताइए, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? तो बंगाल में रह रहे मेरे कई जानकार कहते हैं कि भाई ममता दी का ही लग रहा है, हवा तो उन्हीं की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ममता ने वहाँ पर ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया है कि लोगों में खौफ है कि अगर ममता को वोट नहीं दिया तो कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए या हमको मारपीट के भगा ना दिया जाए। मतलब ममता की तानाशाही इतनी तगड़ी है कि ममता को ही वोट देना पड़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है। कईयों का कहना है कि बीजेपी का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भी नहीं है, बिल्कुल शांत सी पड़ी हुई है। एक आधों ने यह भी कहा कि देखो बीजेपी अंदर ही अंदर काम कर रही है, ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा अभी। मैंने कहा अच्छा। फिर एक आध जने से और बात हुई तो उनका कहना था कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा कैसे है कि बीजेपी शांत पड़ी हुई है। तो आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2021 में चुनाव हुआ था, बीजेपी की 77 सीट्स आई थी। इतनी ही सीट और ले आते तो सरकार बन जाती। फिर आंकड़ा निकाला तो पता चला कि 166 सीट्स ऐसी हैं या थी जिनमें जीत का मार्जिन सिर्फ 25,000 वोट था या उससे कम था, यानी कि बहुत क्लोज फाइट थी। फिर उनको भी अच्छे से देखा तो पता चला कि उन 166 में से 102 सीट्स ऐसी थी जो 25,000 से कम मार्जिन पर ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती थी, 102 सीट्स। फिर मैंने एक आंकड़ा और देखा कि अभी तक SIR में जो 58 लाख नाम कट गए हैं, सिर्फ उन्हीं 58 लाख के हिसाब से बोल रहा हूं, ये 1 करोड़ 26 लाख नहीं गिन रहा अभी मैं, उन 58 लाख के हिसाब से देखा जाए तो हर सीट पर 20,000 वोट कम हो जाएंगे इस बार, और इतना ही मार्जिन था। ये ममता बनर्जी की चिंता है कि यार हर सीट पर ऑन एन एवरेज 20,000 वोट कटने जा रहे हैं। और पिछली बार में 102 सीटों पे तो ऐसे जीती थी जो 25,000 से भी कम का मार्जिन था, किसी पे 10,000 था, किसी पे 5,000 था, किसी पे 15,000 था, किसी पे 20,000 था, किसी पे 22,000 था, 25,000 था। तो संकट किसके लिए है? ये चीज़ अमित शाह जी भी जानते होंगे, ये चीज़ मोदी जी भी जानते होंगे। तो जब सब ऑब्वियस है, सारे आंकड़े उनके पास हैं, अमित शाह जी तो आंकड़ों में खेलने वाले आदमी हैं, वो एक एक चीज़ का उनके पास डेटा होता है। जब सब ऑब्वियस है कि भाई करना कुछ नहीं है, बस एक चीज़ होनी चाहिए कि इस बार मतदाता जब वोट देने जाए तो उसे रोकने वाला कोई ना हो, धमकाने वाला कोई ना हो, डराने वाला कोई ना हो, फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। अब फोर्स की तैनाती दो चीज़ों में हो सकती है, या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए, फिर तो बिल्कुल बेखौफ हो जाओ आप, और या फिर इलेक्शन कमीशन खुद बोल दे कि हमें CRPF दुगनी तिगनी मात्रा में चाहिए और हर जगह पर CRPF होनी चाहिए तैनात। तो दोनों में से क्या होता है देखते हैं।
साथ ही इस बार इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला है, वो तो पहले ही बोल दिया था कि बंगाल में इस बार जहां भी कोई भी सोसाइटी ऐसी है जहां अच्छे खासे नंबर ऑफ वोटर्स हैं तो हम अपना बूथ वहां लगा देंगे। पहले ये होता था कि बूथ कहीं दूर लगा हुआ है, कई सारी सोसाइटीज़ के लोग आकर के वहीं आकर के वोट डाल रहे हैं, तो सोसाइटी दूर पड़ती थी, इतने में कोई ना कोई टीएमसी का कार्यकर्ता मिल जाता था जो सबको हड़का देता था, तो बेचारे वो टीएमसी को वोट दे आते थे। इस बार तो इलेक्शन कमीशन अपनी मशीन लेकर के सोसाइटी में ही चला गया, ये समझ लो कि अब धमकाओ कैसे धमकाओगे, धमकाओ कैसे धमकाओगे। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें इंपैक्ट डालती हैं। 2021 में तो ये कुछ भी नहीं था, हालांकि उस समय बीजेपी को लग रहा था हम जीत जाएंगे, पर उससे बहुत अलग स्थितियां हैं इस वक्त। उससे पहले ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर आप ममता बनर्जी को ज़्यादा घेर पाएं। इस बार कई ऐसे काम कारनामे कर दिए हैं, लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ, आरजीएल मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, आपको पता है कि कई जगह दंगे हुए, उन दंगों में किस तरह कार्रवाई हुई, तो लोग ये सब देख रहे हैं। बस लोगों को आपको ये विश्वास दिलाना है कि तुम टेंशन मत लो, पूरी सुरक्षा है तुमको। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्य कर दिया है कि भाई जजेस की निगरानी में होगी जो भी एसआईआर बची हुई है, अगर इनकी निगरानी में होती है तो लगता तो नहीं है कि 4-5 दिन में हो पाएगी, और डेट अगर 15 दिन भी आगे बढ़ी तो फिर चुनाव बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए बंगाल के इलेक्शन को लेकर के जो बार बार सवाल पूछते हैं, आप में से कई लोग कमेंट करके पूछते हैं वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर कि बंगाल इलेक्शन पे बोलिए, तो बंगाल इलेक्शन पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है। और बंगाल का एक आम आदमी खुद कहता है कि भाई दादागिरी चलती है, ममता बनर्जी की दादागिरी दादागिरी। कई लोगों का कहना यह है कि ममता बनर्जी ने कितने बीजेपी के कार्यकर्ता मरवा दिए इतने दिनों में, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको मारा, कई वोटर्स पर हमला हुआ, तमाम तरह की ये जो तानाशाही हुई, इस पर तो केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई केंद्र सरकार ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है ना, पहला। दूसरा कि फिर भी बहुत कंट्रोल्ड है। ममता बनर्जी चाहें तो बांग्लादेश जैसी स्थिति बनवा दें, फिर भी बहुत कंट्रोल्ड है। और तीसरा, हमारे यहाँ मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार कहता हूँ। केंद्र सरकार अपनी तरफ से राष्ट्रपति शासन लगा दे या केंद्र सरकार कोई एक्शन ले ले तो लोग ममता बनर्जी की चीज़ों को भूल जाएंगे, फिर वो उन्हें मोदी तानाशाह लगने लग जाएगा। तो उल्टा पड़ता है यहाँ सब। इंदिरा गांधी के टाइम पर उनको गिरफ्तार करा दिया था, तो उसके बाद इतना उल्टा पड़ा दांव कि इंदिरा गांधी फिर जो जेल से बाहर आकर के चुनाव लड़ी तो 2/3 बहुमत से जीत गई थी। राहुल गांधी को इसलिए जेल में नहीं डाल रहे हैं कि राहुल गांधी को जिस दिन जेल में डाल देंगे उस दिन इतनी सिंपैथी उसको मिल जाएगी कि फिर अगला चुनाव वो आराम से जीतेगा। इसलिए इन्हें खुला रहने दो, अपने ही कारनामों से ये हारेंगे। केजरीवाल का हाल देख लो आप। तो ये पूरा सीन है। उम्मीद है मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाया हूँ। अब आगे क्या अपडेट आता है देखते हैं, मिलते हैं, नमस्कार।